आप सभी साथियों को जय हिंद। इन दिस क्लास आई विल स्टार्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्यारा टॉपिक होता है। सीक्वेंस एंड सीरीज का अगर मैं सबसे कहूँ इम्पॉर्टेंट पार्ट है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा देने वाला हूँ, समझा देने वाला हूँ। तो आप सभी साथ ही एक बार कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। क्या पढ़ने के लिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ओके, तो आप सभी लोगों को ये पता ही है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस हो, क्या हो? ऐसी सीक्वेंस हो जो एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पर बने। ऐसी सीक्वेंस जो एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पर बने, उसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ पर देखो, इसका जो नेक्स्ट टर्म है एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। ऐसी सीक्वेंस जिसका नेक्स्ट टर्म एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर बने, ऐसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा, वो जो फर्स्ट टर्म होगा उसको हम ए से डिनोट करेंगे, और जो फिक्स नंबर होगा इसको यहाँ पर क्या कहा जाता है? जो यहाँ पर फिक्स नंबर होगा इसको स्मॉल आर बोला जाता है, कॉमन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, और ये जो फिक्स नंबर है यहाँ पर ये कॉमन रेशियो कहलाएगा। और ये निकलता कैसे आपको पता ही है, T2/T1 या T3/T2 या T4/T3। इस तरीके से हम R को यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? R को यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों के माइंड में पहले से ही रही होंगी। तो जिनके माइंड में है बहुत अच्छी बात, जिनके माइंड में नहीं है इन चीज़ों को माइंड में बनाएं। ओके, यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा ए होता है, और हमारा कॉमन रेशियो सार्वंतर कैसे निकलता है? T2/T1 करके। और जीपी क्या है? ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक ऐसी सीक्वेंस जिसका नेक्स्ट टर्म, ठीक है, प्रीवियस वाले में एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर मिले, ऐसी सीक्वेंस को हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे जीपी। जीपी कैसे बनती है इसका आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। जीपी कैसे बनता है इसका आइडिया आप सभी लोगों को होना चाहिए ना। और जीपी कैसे बनता है आपको कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म ए ले लेंगे और इसमें बार बार किसका मल्टीप्लाई करेंगे? आर का। किसका? आर का। तो इससे जो आपका प्रोग्रेशन बनेगा, ठीक है, आपका क्या कहलाएगा? जीपी। और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होना है? यल। और यल के पहले L/R, और पहले L/R², और पहले L/R³। तो ये आपके क्या होंगे? एक जीपी के टर्म्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है। क्या? अगर मैं आपसे कहूँ जीपी का फर्स्ट टर्म बताओ तो आप कहोगे ए, सेकेंड टर्म बताओ तो आप बोलोगे AR, थर्ड टर्म इसका क्या होगा? AR², फोर्थ टर्म क्या होगा? AR³ ना। इसी के बिहाफ पर अगर आपसे 11 टर्म पूछूं तो AR⁻10। इसी के बिहाफ पर अगर 51 टर्म पूछूं तो AR⁻50। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? जो भी टर्म मैं आपसे पूछ रहा हूँ उससे एक कम पावर आर की बन रही है। इसी तरह अगर मैं nth टर्म कहूँ तो आप 101% बोलोगे AR⁻n-1। ये nth टर्म है, और nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है। यस, जीपी में जो nth टर्म होगा वही क्या होगा? आप लोगों का लास्ट टर्म भी होगा। तो Tn बराबर AR⁻n-1 आपका क्या होता है? nth टर्म, और इसी को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं AR⁻n-1 को।
तो ये आपके दो फार्मूले यहाँ से जनरेट हुए। ये आपको फार्मूला कब अप्लाई करना होता है, जब हमें स्टार्टिंग से कोई भी टर्म फाइंड आउट करना हो। अगर आपको स्टार्टिंग से कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो हमेशा Tn इक्वल AR⁻n-1 करोगे, और अगर आपको नंबर ऑफ टर्म चाहिए है जीपी में तो आपको L इक्वल AR⁻n-1 वाले फार्मूले को अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, अगर ये पूछा जाए लास्ट से पहला टर्म, लास्ट से पहला टर्म तो आप कहोगे L, लास्ट से दूसरा टर्म तो आप कहोगे L/R। इसी तरह लास्ट से अगर तीसरा टर्म कहा जाए तो L/R² बोलोगे। अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट से ना 7th टर्म पूछूं तो L/R की पावर क्या हो जाएगा 6। इसी तरह 11th टर्म अगर लास्ट से पूछा जाए तो L/R की पावर क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अब अगर यहीं में मैं लास्ट से nth टर्म आपसे कह दूं तो L/ क्या हो जाएगा R⁻n-1। तो ये फ्रॉम एंड आपका क्या हुआ लास्ट टर्म। फ्रॉम एंड अगर आपका लास्ट टर्म आपसे कोई पूछे तो L/R⁻n-1 आप बताएंगे। तो ये आपके 3 फार्मूले जनरेट हो चुके हैं। अगर हमें जीपी का स्टार्टिंग से कोई भी टर्म निकालना हो तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, और अगर हमें नंबर ऑफ टर्म चाहिए है तो हम L इक्वल AR⁻n-1 वाले फार्मूले को यूज करेंगे। इसी तरह अगर हमें लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो हम L/R⁻n-1 को जो है अप्लाई करेंगे। फ्रॉम एंड, जैसे अगर हमें फ्रॉम स्टार्टिंग कोई भी टर्म निकालना रहेगा तो क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन नहीं होती है, अर्थात बोली नहीं रहती है। लेकिन अगर हमें लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो क्वेश्चन में हमेशा बोला रहेगा कि फ्रॉम एंड फाइंड द 11th टर्म, फ्रॉम एंड फाइंड द 51th टर्म, इस तरीके से चीज़ें बोला रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बार सभी साथी ये तीनों फार्मूले तेज़ी से क्या करें नोट, उसके बाद मैं आगे का डिस्कशन करूँ। तो नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग, आसान चीज़ें हैं, आ जाएगा, टेंशन नहीं लें। इसी पीरियड में मैं, इसी क्लास में मैं पूरा जीपी आप लोगों को रिवीजन करने का प्रयास करूंगा कि पूरी चीज़ें रिवाइज करा सकूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे अगली चीज़, अगली हेडिंग है हमारी सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। जीपी के n टर्म तक का क्या सम, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। ठीक है, तो अगर हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकालना हुआ तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जीपी कंसीडर करेंगे, AR स्क्वायर, AR³ एंड सो ऑन। इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा AR⁻n-1, इसके और पहले आ जाओ AR⁻n होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए है, सम चाहिए है। वी वांट सम ना, आपको सम चाहिए है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी चाहिए है। तो ये जो जीपी आप देख रहे थे इसका आपको क्या चाहिए है, सम चाहिए है, इसीलिए इसको क्या कर दो प्लस करके, और ये जो सम आएगा इसे यस कर लो। भाई इसका सम आपको निकालना है, कुछ ना कुछ आएगा ना, उसे आप सपोज कर लो यस आएगा। क्या आएगा, यस आएगा। अब ऐसा करके आपको क्या करना है, आर का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, आर का मल्टीप्लाई कर देना है, किस में, यस में। यस में आर का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कंप्लीट में। तो यहाँ पर हो जाएगा AR, बगल में हो जाएगा AR स्क्वायर, यहाँ पे बगल में हो जाएगा AR³ एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे AR⁻n-1 है
तो यहाँ पर आपका AR⁴ होगा। तो यहाँ पर करोगे तो AR⁴ क्या हो जाएगा, n-1, और जब यहाँ गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो AR⁴ हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। अब यहाँ पर ऐसा करके आपको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस कर देना है। इस तरीके से माइनस कर देना है। अब माइनस करेंगे तो देखिए किस तरीके से चीज़ें कैंसिल आउट होंगी। देखिए ऐसे कैंसिल आउट हो रही नहीं, इस तरीके से कैंसिल आउट हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी कट, ये सब चीज़ें आपकी कट जाएंगी। यहाँ क्षमा चाहते हैं, ये इससे कट जाएगा। और यहाँ पे देखो इसके पहले माइनस में होगा तो ये भी आपका कट ही जाएगा कुल मिला के। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, यस कॉमन है इन ब्रैकेट 1 - r, और यहाँ पर a - AR⁴ ओके। अब यहाँ पर आप a कामा कर लो तो 1 - R⁴ और s इन ब्रैकेट 1 - r है। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या रही है, a इन ब्रैकेट 1 - R⁴ और अपान में क्या हो जाएगा 1 - r। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला आपको मिल चुका है। क्या, s = a इन ब्रैकेट 1 - R⁴ अपान में 1 - r। ये फार्मूला हम, ठीक है, कब नहीं अप्लाई कर सकते, ये फार्मूला हम कब नहीं अप्लाई कर सकते, जब r की वैल्यू 1 हो। ठीक है, r की वैल्यू 1 छोड़कर हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तब भी, r की वैल्यू 1 से छोटी है तब भी। ये फार्मूला केवल एक ही प्लेस पे नहीं लग सकता है, और वो प्लेस क्या है, जब r की वैल्यू 1 हो। अगर r की वैल्यू 1 है भाई, 1 होने पर यहाँ पे नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बनना क्या होता है, मैथ के खिलाफ होता है। तो हम मैथ के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, ये बात आप लोग समझते होंगे। तो हमें r की वैल्यू 1 छोड़कर, ठीक है, r ना, हम जो है इसका सम निकाल सकते हैं, r की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं बस। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक बात और आप जानते हैं कि भाई L बराबर क्या होता है, L इक्वल होता है AR⁴ L का मतलब वही जो nth टर्म है। तो nth टर्म इक्वल टू L इक्वल टू होता है AR⁴ A, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं R⁴ और अपान में R इक्वल L कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, L R इक्वल टू हो जाएगा AR⁴ हो जाएगा, AR⁴ हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर क्या काम करें, अगर हम A का मल्टीप्लाई कर दें, A का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, अपान में ऐसा कुछ कर लें, तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हम देखें क्या कर सकते हैं, LR कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, LR अपान में 1 - R। इसमें भी हम R की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, बाकी हम कुछ भी R का मान चाहे 1 से बड़ा ले लें चाहे 1 से छोटा ले लें। और ये फार्मूला हमें कब लगाना होता है, ये फार्मूला हमें कब लगाना होता है, ये फार्मूला हमें कब लगाना होता है, जब लास्ट टर्म गिवन हो। अगर लास्ट टर्म गिवन है और आपको क्या चाहिए है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP चाहिए है लास्ट टर्म गिवन होने पर, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और ये वाला कब यूज करेंगे, जब लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला जब लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा तो इसको लगाएंगे, और लास्ट टर्म गिवन होगा तो ये फार्मूला लगेगा। तो सम के लिए यहाँ पर 2 फार्मूले आ गए, सम ऑफ n टर्म्स के लिए यहाँ पर 2 फार्मूले आ गए, एक ये और दूसरा ये आ गया। देखो यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स के लिए आपको 2 फार्मूले बताए जाते हैं, r की वैल्यू 1 से बड़ी हो तब, r की वैल्यू 1 से छोटी हो तब। लेकिन साथियों हमें यही सिंगल फार्मूला याद रखना है, उसी से हमारा काम हो जाना है। बस इसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि r की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, बस 1 नहीं हो सकती, 1 से बड़ी या 1 से छोटी कुछ भी हो तो हमें इसी फार्मूले को यूज कर लेना है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर लास्ट टर्म गिवन है तो ये फार्मूला हमें यूज कर लेना है। तो ये आपके 2 फार्मूले सफिशिएंट हैं सम ऑफ n टर्म्स के लिए, हर सिचुएशन के लिए। मैंने बताया ये r की वैल्यू 1 पे नहीं लग सकता, और यह भी आपका r की वैल्यू 1 पे नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि नीचे 0 बना देगा,
तो इन मतलब आपको यही चीज़, ये प्रोसेस अगर नहीं भी है आपके माइंड में तो कोई बात नहीं, मेन तो ये 2 फार्मूले हैं, ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ही। ये इसलिए थोड़ा सा बताना होता है जिससे आपको प्रोसेस समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब किस तरीके से अचानक कैसे प्रेजेंट हो जा रहा है, ये आपको थोड़ा सा एक आप कनेक्ट कर पाएँ, इसलिए ये सब प्रोसेस मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे। तो जल्दी से आप क्या कर लें, इसको कॉपी कर लें, फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँ, ठीक है। तेज़ी से नोट कर लें। चलिए, नोट कर लिए होंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग थी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ठीक है। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो अभी हम लोगों ने देखा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, अब हम देखने वाले हैं सम ऑफ इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म या टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ना, जैसे ए आर, ओके, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट, ठीक है। इसी को तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बोलेंगे। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स को हम सिम्बॉलिकली यस इनफाइनाइट करके राइट करते हैं और इसका फार्मूला होता है आर्यभट्ट अपान 1 माइनस रामानुजन, ओके। ये फार्मूला होता है आर्यभट्ट अपान 1 माइनस रामानुजन, और यहाँ पे मॉड आर जो होता है 1 से क्या होता है, छोटा। अब इसका अगर हम मॉड हटाना चाहते हैं तो आर लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। मतलब ये जो आप यस इनफाइनाइट का फार्मूला देख रहे हैं, क्या, आर्यभट्ट अपान 1 माइनस रामानुजन, ये फार्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आर की वैल्यू +1 और -1 के क्या हो, बीच हो, ठीक है। +1 और -1 के अगर बीच है तो हम ये यस इनफाइनाइट का फार्मूला आर्यभट्ट अपान 1 माइनस रामानुजन वाले फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताएं, इन जीपी अगर डॉट डॉट इनफाइनाइट मिलेगा ना तो यही एक फार्मूला होता ही है। मैंने आपको कहा था एपी का हम सम ऑफ n मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स नहीं निकाल सकते हैं, नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं आपको मिलेगा, ना निकाला ही जा सकता है। जबकि जीपी का डॉट डॉट इनफाइनाइट होने पर ये इस फार्मूले से हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालते हैं आर्यभट्ट अपान में 1 माइनस रामानुजन। और यहाँ पे आर की स्थिति क्या होती है, आर की स्थिति होती है -1 से +1 के बीच। आर की जो वैल्यू आपको मिलेगी कभी भी आप देखेंगे -1 से +1 के बीच में ही मिलेगा, कभी आपको 2 नहीं मिलेगा, कभी 2 नहीं मिलेगा, कभी -2 नहीं मिलेगा, हमेशा इसके बीच में ही मिलना है। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डॉट डॉट इनफाइनाइट अगर जीपी में है तो मात्र यही फार्मूला होता है आर्यभट्ट अपान 1 माइनस रामानुजन। तो इस फार्मूले को माइंड में रखें, बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन अब यूजिंग दैट फार्मूला वी हैव टू सॉल्व, ओके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। अब अगली हमारी हेडिंग क्या है, वो भी बहुत ही लाजवाब हेडिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग है। उस हेडिंग को भी हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास, ठीक है। ठीक है, हम लोग के हाथ में केवल एक चीज़ें हैं जी, क्या है, प्रयास, ठीक है, कोशिश, ठीक है। ये चीज़ आपसे कोई नहीं छीन सकता और सफलता प्रयास से ही मिलती है, आप जान ही रहे हैं। और ये सेशन आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड लोग को भी बताएं, कर भला तो हो भला, ठीक है। अब मैं आपको आगे कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, जैसे यहाँ पर आप ये समझिए 2 4 6 8, ठीक है, 16 है, 32, ठीक है, ये आपके क्या है, एक जीपी है,
जीपी है, ठीक है, जीपी है। और 6 नंबर्स आर इन जीपी, ठीक है, 6 नंबर हैं, 1 2 3 4 ना 5 6 नंबर्स क्या है जीपी में है। तो मैं आपको बताऊं ये जो 4 6 8 और 16 है ये आपके क्या कहलाएंगे, जीएम्स कहलाएंगे ऑफ किसके, 2 एंड 32। 2 और 32 के अगर आपसे क्या पूछा जाए, जीएम्स पूछा जाए, तो 2 और 32 के बीच जितने हैं सब उसके क्या कहलाएंगे, जीएम कहलाएंगे। अब अगर आपसे कोई कहे कि भाई 6, ठीक है, 6 एंड 32 का जीएम बताओ, 6 और 32 का जीएम, 6 ये हुआ 32 हुआ, तो बीच में जीएम कौन आ रहा है। अब 8 एंड जो 16 है ये आपके जीएम बन जाएंगे, ठीक है। जैसे 4 और 8 का जीएम 6 हो गया, तो जीएम का मतलब है बिटवीन टर्म्स, ठीक है। दो नंबर्स के बिटवीन जो टर्म्स होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, जीएम्स कहलाते हैं। हिंदी में इसको हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं। जीएम्स मतलब गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएंगे। इस चीज़ का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। दो नंबर्स के बिटवीन वाले नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स कहलाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और ये चीज़ आप लोगों को मालूम होगी, बहुत ही आसान चीज़ है और मालूम होनी ही चाहिए, क्योंकि बगैर इसके काम नहीं चल पाएगा, बगैर इसके काम नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट, जैसे देखो ए बी सी कहाँ है, जीपी में है, जीपी में है, तो अब ये बी आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, बी इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी। बी को हम ए और सी का क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर गुणोत्तर माध्य बोल सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपको मालूम है कि ये भाई T1 है, ये T2 है और ये क्या है, T3। और ये जानते हैं कि भाई अगर हम T2 अपान में T1 करेंगे या T3 अपान में T2 करेंगे तो ये स्मॉल आर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर B और अपान में क्या हो जाएगा, A, C और अपान में B हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, AC। तो ये एक रिलेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है कि अगर ABC कहाँ हो, जीपी में हो, ठीक है, गदर पार्टी में हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम ये याद रख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू AC। अच्छा, अगर यहीं में हम b इक्वल टू अंडर रूट AC कर लें तो ये b हमारा क्या हो जाता है, ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है, अर्थात गुणोत्तर माध्य हो जाता है। तो गुणोत्तर माध्य बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है, अंडर रूट AC हो जाता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर हमें फाइंड जीएम ऑफ, ओके, फाइंड जीएम ऑफ 2 एंड क्या करना है, 8, तो हमें क्या करना है, 2 और 8 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेना है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। अब ये आपका 16 हो जाएगा और 16 का क्या हो जाता है, 4 स्क्वायर रूट, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ तक की बात आप सभी साथियों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। तो ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, अगर ABC क्या है, जीपी में है, तो B आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा किसका, A और C का, और इसमें एक रिलेशन होता है B स्क्वायर बराबर AC का, ये तो हमें ध्यान ही रखना है। और यहाँ से अगर हम B कर लेंगे अंडर रूट AC, तो B हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा, गुणोत्तर माध्य होगा किसका, A और C का। एज अ फार्मूला ये अंडर रूट AC होगा, एज अ फार्मूला ये अंडर रूट AC होगा। जैसे अगर हमें फाइंड करना हुआ GM 2 और 8 का, तो 2 और 8 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है, यही हमारा क्या कहलाएगा भाई, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा, बोले तो गुणोत्तर माध्य कहलाएगा। तो यहाँ तक बात आई होगी समझ में ना, तेजी से आप लोग कॉपी करें। अच्छा, इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, कुछ विशेष बातें हैं आप लोगों को जो इसमें ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ तक में तो कोई समस्या नहीं होगी, यहाँ तक में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं आई होगी, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँगा। मैंने कोशिश की है कि आपको कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो यहाँ तक में आप सभी साथियों को कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ कुछ विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। नंबर 1 क्या है कि भाई अगर A ग्रेटर देन 0 हो,
बी ग्रेटर देन 0 हो। ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ए पॉजिटिव हो और बी भी पॉजिटिव हो ना। तब अगर आपसे कोई कहे ज्योमेट्रिक मीन बताओ ना, दो पॉजिटिव नंबर का ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर लोगे, ओके। लेकिन अगर ए लेस देन 0 हो, बी लेस देन 0 हो, मतलब दोनों निगेटिव हों, तब आपको अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो रूट में क्या करेंगे, ए बी करेंगे, लेकिन पहले माइनस लगाना पड़ेगा। रूट में ए बी होगा लेकिन स्टार्टिंग में माइनस लगाना पड़ेगा, ध्यान रखो। अगर ए ग्रेटर देन 0 है और बी लेस देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो इन केस आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है नॉट पॉसिबल होता है। क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है, संभव ही नहीं होता है, संभव ही नहीं होता है। यहाँ पर आप समझिए, जैसे आपने देखा था कि अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ क्या बताना हो 2 और 8, तो आप बहुत ही प्यार से बता सकते हो, √2 × 8 करके 4 बता लोगे ना, ये बात आप समझ चुके थे। अब इसी में देखो, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन ऑफ -2 और -8 बताना है, तो सबसे पहले आप माइनस बाहर करोगे और अंदर 2 × 8 करोगे, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। अब अगर आपसे ज्योमेट्रिक मीन किसका पूछ लेता है, ऑफ -2 और 8 का, तो आप यहाँ पर बोलोगे नॉट पॉसिबल, तब ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का ध्यान मैं यहाँ चाहता हूँ, ये विशेष कंडीशन है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इन जनरल आप ध्यान में नहीं रख पाते हैं और क्या कर जाते हैं, गलती बहुत बड़ी वाली। तो यहाँ तक बात आप समझ पाए होंगे, इसको आप जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए, बहुत ही जल्दी से इन चीज़ों को कॉपी में आप नोट करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये सब बातें आप ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छी बात, सो फार सो गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, इन चीज़ों को दिमाग में बनाइए ना। एक कहावत है ना, जब जागो तभी सवेरा, जब जानो तभी सवेरा, ठीक है भाई। जानते नहीं थे तो कोई बात ही नहीं थी, आज जाने, अब आज के बाद ना ध्यान रखें तब गलत बात है, ठीक है, तब गलत बात है। अगर हमें कोई पढ़ाया ही नहीं, हमें कोई बताया ही नहीं, तब याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बुरा नहीं मानना है अपने आप को। लेकिन अब बता देने के बाद, समझ लेने के बाद अगर चीज़ें ध्यान में नहीं रख रहे हो तो गलत बात है, ठीक है ना। और आप गलत काम करते नहीं हो तो इस चीज़ को याद जरूर रखोगे। काफ़ी आसान चीज़ थी और आप सभी लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो पाई होगी, मैं ऐसा उम्मीद कर पा रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे समझना, अगर A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन AN, ठीक है, ये आपके ऑल क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव नंबर हो, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, ये आपके ऑल क्या हो, पॉजिटिव नंबर्स हों, और आपको क्या बताना हो, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताना हो, गुणोत्तर माध्य बताना हो। तो अब यहाँ पर ये जो A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि GP में हो, GP में हो चाहे ना हो, ठीक है, AP में हो कोई दिक्कत नहीं है, या AP में ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे डेटा हैं G1, G2, G3 एंड सो ऑन GN करके, ये आपके सम डेटाज हैं। अगर ये आपके पास अवेलेबल हैं और अपने को क्या चाहिए है, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है, इन सभी का क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई। और कितने नंबर थे यहाँ, अगर यहाँ पे देखें n नंबर थे, तो इसका nth रूट ले लेना है, यही आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर साथियों A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN करके आपके पास कुछ नंबर्स हों, पॉजिटिव सम नंबर्स हों, और आपको क्या बतानी हो, ज्योमेट्रिक मीन बतानी हो, अर्थात गुणोत्तर माध्य बताना हो, तो आप सभी का मल्टीप्लाई करके जितने नंबर्स रहेंगे उनका उतना रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे चूंकि n नंबर्स थे इसलिए nth रूट लिए गए। इसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे आप ये समझें
2 4 ना 2 4 8 16 और 32 ये है। और इसका आपको ज्योमेट्रिक मीन बताना है। ज्योमेट्रिक मीन तो समझते ही हैं, गुणोत्तर माध्य हिंदी में इसे बोलते हैं। तो अगर अब आपको गुणोत्तर माध्य निकालना है तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, सभी का मल्टीप्लाई कर दो। और आपको करना क्या है, सभी का मल्टीप्लाई करके फिफ्थ रूट ले लेना है। क्या ले लेना है? फिफ्थ रूट ले लेना है। सभी का मल्टीप्लाई करके आपको फिफ्थ रूट ले लेना है। ठीक है, कितने नंबर्स थे देखो, हाउ मेनी नंबर्स, 5, तो आपको फिफ्थ रूट ले लेना है। इस तरीके से यहाँ तक आप बात समझ पाए होंगे, आसान बातें थी ना। चाहे अब यहाँ पे चूंकि जीपी में था ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप देखो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 मान लो 5 ना, फिर हो जाए यहाँ पे 9, फिर हो जाए 13। अब जैसे ये है, इसका आपको अगर जीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो। क्या करो? मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। और यहाँ पर देखो हैं कितने नंबर, 6, तो यहाँ पे 6 रूट कर लेना है। ये आपका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। इसी को हम लोग गुणोत्तर माध्य बोल देंगे। तो ये स्टैटिक्स वाला है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज वाला जीएम नहीं है। ये जो स्टैटिक्स है, सांख्यिकी पढ़ते हैं, उसमें हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सांख्यिकी वाला ज्योमेट्रिक मीन है। इसका सीक्वेंस एंड सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। एकदम सिंपल तरीके से अगर आपके पास डेटा हो और उनका क्या निकालना हो, ज्योमेट्रिक मीन, तो दैट प्रोसेस ना यू हैव टू फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो यहाँ तक बात समझ पा रहे होंगे आप, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। तेजी से आप यहाँ तक की चीज़ों को कॉपी करें, जल्दी से, कम ऑन। तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी होंगी, क्लियर हो चुकी होंगी, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँगा। आई होप यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी और होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो चल रही हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, अगर कोई नंबर्स रहेगा इस तरीके से आप निकाल लोगे। अब यहाँ पर एक हेडिंग है टू इंसर्ट, ठीक है, टू इंसर्ट एन जीएम्स, टू इंसर्ट एन जीएम्स बिटवीन स्मॉल ए एंड बी। इसका हिंदी में क्या मतलब है आप जान ही रहे हैं कि ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य, ठीक है, ए और बी के बीच एन गुणोत्तर माध्य अगर क्या किए जाएं, निवेशित किए जाएं, अर्थात फिल किए जाएं, तो क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ए और बी के बिटवीन क्या करेंगे, एन जीएम्स को फिल करेंगे। कैसे? G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn, ऐसे करके। और ये आपका क्या होगा, ये एक जीपी होगा। क्या होगा? ये एक जीपी अभी है, ये अभी एक जीपी है। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को समझनी है, ए और बी के बीच हमने वी हैव टू टेक एन जीएम्स, ठीक है, एन जीएम्स हमने यहाँ पर टेक कर लिया है। अच्छा, ये आप बात समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो n है कि नहीं बताओ। यहाँ से यहाँ तक में n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और लास्ट की ये 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो रहे हैं? n+2। तो यहाँ पर कुल कितने पद हो रहे हैं? n+2, और n+2वां पद ही आपका क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। भाई जो टोटल टर्म होगा, ठीक है, वही तो आपका लास्ट टर्म होगा। तो Tn+2 आपका एक्चुअल में क्या है? b है। और अब यहाँ पे Tn वाला फार्मूला लगा दो, ar⁴n+2 और -1 और इक्वल टू में हो गया b। तो यहाँ पर ar⁴ क्या हो जाएगा? n+1 और इक्वल टू b। ठीक है, तो r⁴n+1 इक्वल टू आ जाएगा b और अपान में a। तो यहाँ से r की वैल्यू साथियों क्या आ जाएगी? b/a और 1/n में n+1 हो जाएगा। तो ये r की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई?
आर की वैल्यू आ गई, तो ये आर की वैल्यू बी अपान ए होल टू द पावर 1 अपान n प्लस 1 आ चुकी है। अब अगर आपको G1 निकालना हुआ, G1, तो G1 देखो स्टार्टिंग से दूसरा टर्म है, तो ए आर होगा कि नहीं बताओ, ए और आर की वैल्यू ये, आर की वैल्यू ये क्या है, बी अपान ए और होल टू दी पावर 1 अपान n प्लस 1। अब इसी तरीके से अगर आपको G2 बताना हुआ, क्या बताना हुआ, G2, तो G2 देखो स्टार्टिंग से तीसरा टर्म है, तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा ए बी अपान ए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब एक पावर क्या है 1 अपान n प्लस 1 है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, एक पावर अंदर और एक पावर बाहर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। सो यहाँ पर क्या आएगा 2 अपान में n प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अपान में n प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको G3 निकालना होगा ना, तो यहाँ पर एक बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, AM वाले में AP वाले वीडियो में ही बता चुका हूँ कि इन केस क्या होता है, जितना सफिक्स होता है उतना ही आर की पावर लिया जाएगा, क्योंकि एक आगे से बढ़ा हुआ रहता है ना। तो यहाँ पे G3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब हो जाएगा, और ए अब इस 3 का इस पावर में मल्टीप्लाई होगा, तो बी अपान ए होल टू दी पावर 3 अपान में क्या आ जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब हम लोग यहाँ पर क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, Gn इक्वल लिख सकते हैं a टू दी पावर n हो जाएगा, ठीक है, a इंटू आर टू दी पावर n हो जाएगा। सो a इंटू बी अपान ए होल टू दी पावर n अपान में क्या आ गया, n प्लस 1 आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये प्रोसेस है कि अगर a और b के बिटवीन हम NGMs को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आपके r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, r की वैल्यू, r की वैल्यू होगी b अपान ए होल टू दी पावर 1 अपान n प्लस 1। G1 ऐसे निकलेगा, G2 ऐसे निकलेगा, G3 ऐसे निकलेगा और Gn इस तरह निकलेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ, आई होप यहाँ तक बात क्लियर आप सभी साथियों को हुआ होगा। तो यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक हेडिंग आप लोगों को और बताने वाला हूँ। यहाँ तक जल्दी से नोट करिए, नोट करें जल्दी से आप सभी लोग, यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगली इसमें जो है, जो दमदार हेडिंग है, जिसे आपको डायरेक्टली याद रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त हेडिंग है। इस हेडिंग को आप जो है ध्यान रखेंगे, एज अ रिजल्ट पूछ लिया जाता है आपके एग्ज़ाम में, एज अ रिजल्ट आपके एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें पूछ लिया जाता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो, ठीक है, अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, NDA एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, आप MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, ठीक है। आप सभी लोग, और या 11th में हैं, क्लास 11th और 12th के भी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, या आप सभी लोग ना इतने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो सब लोग इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका बेसिक स्ट्रांग ही होगा। ये सब बेसिक बातें हैं, आप लोगों को आनी ही चाहिए। आ रही तो बहुत अच्छी बात, नहीं आ रही तो ये आनी ही चाहिए, ठीक है। अगली हेडिंग हम लोग की ये होगी, प्रोडक्ट ऑफ, क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ NGMs, प्रोडक्ट ऑफ NGMs बिटवीन A एंड B, ठीक है, A एंड B, प्रोडक्ट ऑफ NGMs बिटवीन A एंड B, A और B के बीच n गुणोत्तर माध्य का क्या, गुणनफल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। A और B के बिटवीन जो NGMs हैं उनका क्या बताना है, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो A और B के बिटवीन अगर NGMs के हमें प्रोडक्ट की बात करूं, तो मतलब ये G1 G2 G3 G4 एंड सो ऑन, मैं Gn इसके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ NGMs बिटवीन A एंड B की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, G1 का मान अभी आपने निकाला था, A इंटू बी अपान ए होल टू दी पावर 1 अपान n प्लस 1 आया था, और G2 A इंटू बी अपान ए
होल टू द पावर 2 अपान में n+1 आया था, और G3a इंटू बी अपान ए होल टू द पावर 3 अपान में क्या आया था, n+1 आया था, एंड सो ऑन लास्ट में a इंटू बी अपान ए होल टू द पावर n अपान में n+1 आया था ना। अच्छा यहाँ पर आप देखो समझना, a इंटू ए n टाइम्स कितना होगा, ये n टाइम्स होगा ना। हम यहाँ पे जो a और b के बीच n GMs का प्रोडक्ट कर रहे हैं, n टाइम तक कर रहे हैं, तो a इंटू ए n टाइम्स होगा। इसी तरह देखो, अगर बेस सेम हो, इंटू का साइन हो, तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, b अपान ए होल टू दी पावर ऐड होंगी, 1 अपान n+1, 2 अपान n+1 और 3 अपान n+1, एंड सो ऑन लास्ट में क्या होगा, n अपान n+1। ये बात समझ रहे हैं। अगर a टू दी देखो a इंटू n टाइम्स है, तो इसका मतलब आप जानते होंगे a टू दी पावर n। अच्छा यहाँ पे देखो 1 अपान n+1, 1 अपान n+1, 1 अपान n+1 और 1 अपान n+1 आपका क्या है, कॉमन है। तो अब यहाँ पर देखो b अपान ए और 1 अपान n+1 कर लो कॉमन, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन लास्ट में n यहाँ आया। अब यहाँ पे देखो a टू दी पावर n, अब यहाँ पर ध्यान समझना, b अपान ए होल टू दी पावर क्या है, n+1 है। अच्छा ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इसको सिग्मा n बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिग्मा n। और a टू दी पावर n, b टू दी पावर b अपान ए टू दी पावर, अब यहाँ पे सिग्मा n का मतलब आप जान ही रहे हैं, सिग्मा n का फार्मूला होता है ना n+1 और बाई में 2, n+1 से n+1 आपका कैंसिल हो गया ना। अब यहाँ पे देखो a टू दी पावर n और b अपान ए होल टू दी पावर n/2 आ रहा है, और इसको आप ऐसे राइट कर सकते हो a टू दी पावर n, b टू दी पावर n/2 और a टू दी पावर n/2। अब यहाँ इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। देखो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका a टू दी पावर n/2, b टू दी पावर n/2, तो फाइनली ए बी होल टू दी पावर क्या आ गया, n/2। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन a एंड b, ठीक है, a और b के बीच n गुणोत्तर माध्य का गुणनफल क्या होता है एज अ रिजल्ट, तो आपको याद रखना है, एज अ रिजल्ट याद रखना है ए बी होल टू दी पावर क्या होगा, n/2 होगा। ठीक है, ए बी होल टू दी पावर क्या होगा, n/2 होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, तो ये रिजल्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस था, आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन a एंड b। देखिए ये रिजल्ट मैं डायरेक्ट भी आपको बता सकता था ना, लेकिन इस प्रोसेस से अगर हम चीज़ें निकाले हैं तो हमें ज़्यादा दिन तक हमारे माइंड में रहेगा, तो इसलिए प्रोसेस को कहीं कहीं करना इम्पोर्टेंट होता है, कहीं कहीं नहीं करना होता है। अब इसको हम इस प्रोसेस से किए हैं तो ये फार्मूला हमारे माइंड में बन गया होगा कि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन a एंड b करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ए बी होल टू दी पावर n/2 होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें, जल्दी से नोट करें। तो ये आपको एज अ रिजल्ट याद रखना है, प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँगा आप सभी साथियों को, विद्यार्थियों को ये सब चीज़ें क्लियर हो पाई होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब रिजल्ट ध्यान रखने से फ़ायदा है। ठीक है, फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। अगर हमें फाइंड क्या करना हो, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, ऐसे बोल दे, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 10 GMs, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 10 GMs बिटवीन 1 एंड 100, ऐसे बोल दिया
तो अब हम क्या करेंगे, 1 इंटू 100 कर लेंगे और होल की पावर 10/2 कर लेंगे। तो ये देखो क्या हो गया, 100 यहाँ पे 5, अब यहाँ पे हम 10 की पावर 2 और होल की पावर 5, तो ये 10 टू दी पावर 10 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया कि नहीं। तो अगर हमें वो रिजल्ट याद होगा तो ही तब ये फार्मूला अप्लाई करके आंसर जल्दी से कर पाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट आप सभी लोगों को याद रखना मस्ट है, ठीक है, रिजल्ट आपको याद ही होने चाहिए। तो याद कर ले, याद क्या कर ले, अगर आप समझ गए हैं तो ध्यान में रहता है, बहुत टफ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को बताएंगे जीपी की ना, जीपी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप सभी लोगों को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बहुत ही, अब यहाँ पे हम क्या समझने वाले हैं, अगली हेडिंग हमारी यही है और यही हमारी लास्ट हेडिंग भी है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि अगर ये जो एबीसी है, एबीसी है, अगर आपका एपी में हो और जीपी में हो या एचपी में हो, अगर तीनों में हो या दोनों में भी हो तो भी चलेगा। अगर एबीसी एपी में है, जीपी में है, तो ये तभी मतलब पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। एबीसी एपी और जीपी अगर दोनों में है, बोथ में है, तो ये तभी भाई पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर क्या हो, सी हो। या कभी कभार ये कह देता है कि एबीसी एपी जीपी और एचपी तीनों में है, तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो। जैसे आप ये देखते हो ना 2,2 ना, 2,2 मतलब कोई भी सीक्वेंस में अगर ये बोला जाए सीक्वेंस होने के लिए मिनिमम हाउ मैनी टर्म्स, तो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर 3 टर्म्स होने चाहिए मिनिमम, तभी हम जो है चीज़ें कर पाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2,2 ये आपका देखो, ये जो है इसको हम एपी जीपी और एचपी तीनों में बोल सकते हैं, ठीक है, ये तीनों में है और ये तभी पॉसिबल है जब देखो 2 बराबर क्या है, 2 है, 2 बराबर 2 है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, याद रखो। और अगला रिजल्ट ये है कि अगर एबीसी जीपी में हो, अगर एबीसी जीपी में हो, अब इसी का लॉग ले लो, एबीसी जीपी में अब इसका लॉग ले लो। अगर आप इसका लॉग ले लेते हो, इसका क्या ले लेते हो, लॉग ले लेते हो, इस तरीके से लॉग ले लोगे तो ये हमेशा एपी में होगा, ठीक है, ये क्या होगा, एपी में होगा ना, एपी में होगा भाई। अगर ये एपी में है तो इसका डबल कर देंगे, बीच वाले का क्या कर देंगे, डबल, और साइड वाले का प्लस कर देंगे, बात को समझिए, ठीक है, साइड वाले का प्लस कर देंगे। और लॉग में कोई चीज़ मल्टीप्लाई की है मतलब वो एक्चुअल में पावर है किसकी, बी की, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें लॉग में प्लस है मतलब इनटू होना है, लॉग में प्लस वाली चीज़ें इनटू होती हैं। तो ये देखो आपका कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू देखो ए सी आ गया कि नहीं, और ये आने का मतलब ए बी सी कहाँ है, जीपी में है। तो ये आपकी कंडीशन है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको याद रखना है। अच्छा, एक बात यहाँ पर और समझिएगा, चलिए मैं बताता हूँ इरेज करके, ये सब चीज़ें नोट कर लीजिए कि अगर ए बी सी जी पी में है तो उसका लॉग हमेशा ए पी में होगा, या लॉग ए पी में है तो लॉग हटाओगे तो वो क्या होगा, जी पी में होगा। ये बात याद रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्या सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखें। अच्छा, अगली हेडिंग समझिएगा। अगली बात ये है कि जैसे सपोज जैसे ये आपका ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये सपोज करो ये ए पी है, ये क्या है, एक ए पी है। तो अगर हम इसे ई की पावर बनाएं, मतलब कोई की पावर बनाएं, जैसे इसकी पावर बनाएं ना, ई की क्या बनाएं, ऐसे पावर बनाएं, तो ये कहाँ होगा अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये कहाँ होगा, ये जैसे ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये ए पी में है, तो इसको अगर हम इसकी पावर बना रहे हैं, किसकी पावर बना रहे हैं, ठीक है, ई की पावर बना रहे हैं, तो ये हमेशा जीपी में होगा, ये हमेशा
जीपी में होगा, ये बात याद रखना। अगर ये आपका एपी में है तो इसको हम अगर ई की पावर या 5 की पावर या 7 की पावर बनाएंगे तो ये हमेशा कहाँ होगा, जीपी में होगा। इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। अगर जीपी में है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे और इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करेंगे ना, साइड वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर अंदर एक पावर बाहर हो, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, पावर का पावर है ना तो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे पावर ऐसे ऐड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे अब ये दोनों तरफ बेस से मैं हटा दो तो ये देखो 2a + 2d बराबर यहाँ पे 2a + 2d हो गया ना। तो ये रिजल्ट भी याद रखना है कि अगर ये एपी में है तो इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल की पावर बनाएंगे तो वो कहाँ होगा, हमेशा जीपी में होगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और बातें भी ध्यान रखनी है। तो ये सब मैं प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, आप लोगों के माइंड में ये सब बातें होनी चाहिए क्योंकि आपके नहीं हैं, लाखों बच्चे हैं जिनके माइंड में ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आपको जान ही रहे हैं आज के टाइम में लाखों से कंपटीशन हमारा है, ठीक है। कभी कभार करोड़ों भी स्टूडेंट किसी फॉर्म के लिए अप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो लाखों तो रहते ही हैं। तो लाख में एक बनना है आपको, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए जैसे ये ए है, ए आर है, कोई जीपी है, ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है और इसका लास्ट टर्म आप सपोज करिए एल है, एल के पहले एल बाई आर है और पहले एल बाई आर स्क्वायर है और पहले एल बाई आर क्यूब है, ये कोई जीपी है। अब यहाँ पर ये समझिए स्टार्टिंग से मैंने पहले टर्म लिया और लास्ट से मैंने पहला टर्म लिया और मल्टीप्लाई कर दिया। स्टार्टिंग से पहला टर्म लास्ट से पहले टर्म का प्रोडक्ट कर दिया तो क्या आया, ए एल आया, ठीक है। इसी तरह स्टार्टिंग से दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म, स्टार्टिंग से दूसरा टर्म और लास्ट से दूसरा टर्म, तब भी क्या आएगा, ए एल आएगा, समझ गए। स्टार्टिंग से तीसरा टर्म और लास्ट से तीसरा टर्म लीजिए, स्टार्टिंग से तीसरा टर्म और लास्ट से तीसरा टर्म लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, ए एल आएगा। तो यहाँ पर इन जीपी एक रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है कि विच टर्म टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट वी हैव टू प्रोडक्ट देन ऑलवेज ए एल ना, देन ऑलवेज कम्स ए एल, ठीक है। इन जीपी स्टार्टिंग से जो टर्म लोगे वही टर्म अगर लास्ट से लोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ए एल मिलेगा, अर्थात एक फिक्स नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ए एल आने का मतलब एक फिक्स नंबर, जो यहाँ पर फिक्स नंबर आया होगा वही यहाँ पर भी आया होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट से आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्या सॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इन बातों को भी आपको माइंड में रखना है। और अगली बात ये है कि अगर हम इस जीपी में ठीक है कोई नॉन जीरो रियल नंबर का क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो रियल नंबर का क्या कर दें भाई, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका जीपी ही बनेगा। क्या बनेगा, जीपी ही बनेगा। या हम इस जीपी में नॉन जीरो रियल नंबर का क्या कर दें, डिवाइड कर दें, नॉन जीरो रियल नंबर का डिवाइड कर दें तो भी ये क्या बनेगा, जीपी बनेगा। और यहाँ पर इसी जीपी में अगर हम कोई नॉन जीरो रियल नंबर क्या कर दें, प्लस या माइनस कर दें ना, इसी जीपी में अगर हम कोई नॉन जीरो रियल नंबर क्या कर दें, प्लस या माइनस कर दें तो ये नॉट जीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉट जीपी हो जाएगा। तो ये बातें भी आपको याद रखना है, प्लस और माइनस करने पर ये नॉट जीपी हो जाएगा, ठीक है, और इनटू और डिवाइड करने पर ये जीपी ही रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो नॉट जीपी कहा जा रहा है, ऐसे एक आध एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें जीपी हो जाएगा। नॉट जीपी का मतलब इन जनरल जैसे 100 में 99 स्थिति में नॉट जीपी रहेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है जिसमें ये जीपी बन जाएगा। जैसे 2, जीपी में है, अब उसी में सभी में 3 जोड़ दो, सभी में 3 जोड़ दोगे तो क्या होगा, 5, तब भी तो जीपी में ही रहेगा, समझ रहे हैं ना।
ये जैसे अब ये मैंने कहा 2 कामा 2 कामा, ये हमेशा जीपी में होगा। अब सभी में 3 जोड़ दो, सभी में 3 जोड़ दो, तो ये 5, ये 5, ये 5, तब भी तो जीपी हुआ। और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जोड़ोगे तो नहीं होगा। तो एक दो एग्जाम्पल वेरी कर जाता है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। इन जनरल बात हो रही है, नॉट जीपी होने का मतलब ये अटल सत्य नहीं है। अटल सत्य होता तो मैं बताता, ठीक है। अटल सत्य नहीं, इन जनरल ये होता है, लेकिन कभी कभार आपको एक आध एग्जाम्पल ढूंढ के लाएगा तब आप फंस जाओगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखो, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से, तो फिर आगे कुछ और डिस्कशन हो जाए। तो ये सब बातें आप लोगों को ध्यान में रखना है, और आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखिए, माइंड में रखिए। तो यहाँ तक बात आप लोगों को मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँ कि यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी, स्पष्ट हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से नोट कर लीजिए, तो आगे मैं कुछ बताने का प्रयास करूँ, आगे मैं कुछ बताने का प्रयास करूँ। तो यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए 2 बातें और हैं, जान लीजिए, 2 बातें और हैं, जान लीजिए। ये सब बातें आपको माइंड में रखनी है, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सब, ठीक है। ये सब चीज़ें दिमाग में आप रखिए। बस 2 बातें और जान लीजिए तो आपका ये जीपी कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। जीपी आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे देखिए, आपके पास 2 जीपी हो, क्या हो, 2 जीपी हो, एक ए आर, ठीक है, इस तरीके से ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। एक है ए वन आर वन का स्क्वायर एंड सो ऑन, 2 जीपी हैं। पहला, अगर आप इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, लाइक इस तरीके से, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या हुआ, मल्टीप्लाई, तो ये हमेशा जीपी में होगा, पहली बात। और अगर आप इनका क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, अगर इनका आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो भी ये हमेशा जीपी में होगा। लेकिन अगर इनको आप प्लस या माइनस करोगे, अगर आप इनको क्या करोगे, इस तरीके से प्लस या माइनस करोगे, तो ये हमेशा नॉट जीपी होगा। हमेशा नहीं, मतलब नॉट जीपी होगा। इन जनरल क्या होगा, नॉट जीपी होगा। तो यहाँ तक बात समझ पाए होंगे। तो ये आपके क्या थे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ रूल्स थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं बता दूं आपको जाते जाते, ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लास्ट चीज़ इसमें मैं बताने चल रहा हूँ, उसको भी आप समझ लो, ठीक है। तो आपका जीपी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एपी और जीपी का जो शॉर्टकट तरीका है मैं बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका मतलब एपी से जीपी में जाने का जो शॉर्टकट तरीका है, वो शॉर्टकट तरीका आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने का करें प्रयास। एपी से जीपी में शॉर्टकट हम किस तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से जा सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे समझने का क्या कर लो प्रयास, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे एपी लिख लो और यहाँ पे जीपी लिख लो। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखो, एपी में क्या होता है, प्लस, तो जीपी में हो जाता है मल्टीप्लाई। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखो, एपी में होता है माइनस, जीपी में होता है डिवाइड ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। आपको एपी में ए होता है, जीपी में भी ए होता है, ये कॉमन बातें हैं ना। और यहाँ पर एपी में क्या होता है, डी, और जीपी में क्या हो जाता है, आर, ठीक है। अब जैसे डी यहाँ पर क्या होता है, देखो T2 माइनस T1 होता है ना, तो यहाँ पे आर क्या होगा, T2, और देखो जो माइनस है अपान बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, और अपान में T1, ठीक है। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ऑफ डी होता है, कॉफिशिएंट ऑफ जो डी होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बनता है, पावर ऑफ आर बन जाता है, पावर ऑफ आर बन जाता है। जैसे अभी देखो Tn बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, तो ये d का कॉफिशिएंट है। अब यहाँ पे Tn क्या हो जाएगा बताओ, a और प्लस क्या हो जाएगा, इंटू डी आर हो जाएगा, कि पावर n माइनस 1। देखो इस तरीके से फार्मूले क्रिएट हो जा रहे हैं नहीं। तो ये सब बातें अगर याद रखते हैं, अब लास्ट से
जो इसका यंत्र टर्म होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसका लास्ट से जो लास्ट टर्म होगा L अपान में डी आर हो जाएगा की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूले हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सब बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात पता है, अगर एपी में आपको सम गिवन हो, योगफल दिया हो, योगफल, ठीक है, सम गिवन हो, तो आपको कुछ बातें बताई गई थी। और जीपी में अगर प्रोडक्ट आपके पास हो ना, मतलब गुणनफल अगर आपके पास हो, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। बातें क्या है, जैसे आपको 3 नंबर्स क्या करना हुआ, टेकन करना हुआ, तो इसमें आपको बताया गया था ए प्लस डी और यहाँ पर ए माइनस डी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा ही, ए प्लस इंटू बन जाएगा, डी आर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए बाई आर हो जाएगा। अब इसमें अगर आपको 5 नंबर्स लेना होता था तो आपको याद होगा ये 3 तो लेना ही है, ये 3 तो लेना ही है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अब ये जो 2 प्लस में लिए हो वही माइनस में भी लोगे, यही माइनस में भी लोगे, ऐसे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 तो लोगे ही, ए आर बगल में ए आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए बाई आर और यहाँ पे ए बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आपको 4 नंबर लेना हुआ, 4 नंबर, तो ए को नहीं लोगे, मतलब ए प्लस डी और 2d का डिफरेंस रखोगे, ए प्लस 3d, ये 2 ले लिए। अब यहाँ पर ए माइनस डी करोगे और यहाँ पर ए माइनस 3d कर दोगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए आर और ए आर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर ए बाई आर और ए बाई आर क्यूब हो जाएगा। लास्ट देखो, अब मान लो आपको 6 नंबर लेना हुआ, तो ये 4 नंबर तो लोगे ही, 6 नंबर लेना हुआ, अगर आपको 6 नंबर अगर आपको लेना हुआ 6 नंबर, तो ये तो आप लोगे ही ना, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और ए प्लस 5d हो जाएगा। अब ये जो 3 प्लस में लिए हो यही माइनस में ले लोगे, ए माइनस डी, ए माइनस 3d और ए माइनस 5d, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर करोगे ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5, अब यहाँ पर ए अपान आर, ठीक है, ए अपान आर क्यूब और ए अपान आर की पावर 5, ए अपान आर की पावर 5। तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी एपी और जीपी के लिए। और मैं ये उम्मीद कर पा रहा हूँ यहाँ तक की बातें आप लोग समझ पाए होंगे, चीज़ों को क्लियर कर पाए होंगे। मैंने पूरे ज्योमेट्रिक और एपी आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी और जो है सीरीजें आपको पढ़नी है, जैसे एचपी पढ़नी है, ठीक है, और आपको एजीपी समझना है, मिसलिनियस समझना है, तो ये सब का वीडियो आपको इसी तरीके से मिल जाएगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।